वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग मैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर में काउज ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स से उसका क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और फिर उसी में हम लोग परमेबिलिटी और सस्पेक्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये हम लोग देखे थे कि जो मटेरियल होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो या डाईमैग्नेटिक हो। ठीक है, तो अब आगे यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक रिवीजन के सेंस से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में तो आपका इसको पीडीएफ मैंने दिया है डेफिनेशन वगैरह के लिए, बट वहाँ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके जो टर्म्स हैं जो हिस्टैरिसीस लूप में यूज होते हैं। ठीक है, उसको समझना सो दैट कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सको, तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इसको लास्ट तक देखिए। ठीक है, पहले देखो, ये जो हिस्टैरिसीस लूप है ये क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपको जो है एक आइडिया देता है कि किस तरीके से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, वो किस तरीके से आपस में वैरी करता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे एक ग्राफ खींचा गया है जो आई वर्सेस एच है। ठीक है, मतलब इधर आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका एच एक्सिस है, आपका दिख रहे हो, और जो आपका वर्टिकल है वो आपका आई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे जो एच है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एच क्या होता है। एच हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और हमारा जो यहाँ पे आई है वो क्या है? वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो आई है वो क्या है? वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी, मैग्नेटाइजेशन। तो इन दोनों के बीच में जो हम लोग ग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ से आपको हिस्टैरिसीस एक लूप जो बन रहा है उसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और ये होता है फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो क्या होता है? वो 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी भी क्या आ जाता है आपका? 1 से काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक बार अगर आपका ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक बार अगर आपका मैग्नेटाइज हो गया तो ये बहुत मुश्किल से जो है डीमैग्नेटाइज होगा। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसी मटेरियल के बारे में आपको यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच एक आपको रिलेशनशिप दिखलाने के लिए एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है जो कि हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। ठीक है, जो कि एक लूप है, ए से शुरू होकर के आप देख पा रहे होगे कि ये ए से स्टार्ट होकर के, जैसा कि दिख रहा है ना, ए से स्टार्ट होकर के फिर क्या होता है, ये कंप्लीटली वापस बैक होकर के ए पे आता है, और ये साइकिल आपका चलता चलेगा अगर आप इसको चलाते हैं तो। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे इसे स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि सबसे शुरू में अगर मेरा चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है? वो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, यानी आई इज इक्वल टू क्या होता है? जीटा एच होता है। ठीक है, जिससे स्टार्टिंग में क्या है कि मैंने कोई भी करंट नहीं दे रखा, ठीक है, मटेरियल को। तो अगर कोई करंट आप नहीं दोगे, आई 0 होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और कंसिक्वेंटली उसमें कोई भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी नहीं होगा, यानी वो भी 0 होगा। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो जब एच 0 होगा तो आई भी 0 होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब धीरे धीरे मैंने करंट बढ़ाया। करंट बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, और कंसिक्वेंटली जो हम लोगों का मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये बढ़ता हुआ मान लेते हैं कि ए तक आ जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के ये ए पर आ गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एच भी बढ़ेगा। अब जैसे ही ये ए पे आ गया तो अब मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, उसमें ठीक ठाक जो है फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी है। ठीक है, तो अब आपका क्या है,
पूरा फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया है, इससे ज़्यादा भी अगर आप करंट उसमें सप्लाई करोगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो ये जो है ये पिक पोजीशन है, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन है मैग्नेटाइजेशन का, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। ये सैचुरेट हो चुका है, ठीक है, जो मटेरियल है हमारा वो सैचुरेट हो चुका है, और यहाँ पे क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, वो मैक्सिमम है, ठीक है। ओके, कंसिक्वेंटली आपका एच भी मैक्सिमम है, राइट। अब देखो, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग धीरे धीरे अब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका वैल्यू को घटाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम इसका वैल्यू को घटाते हैं और घटाते घटाते एच का वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, तो एच तो आपका जीरो हो गया। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि वापस हम घटते हुए यहाँ से यहाँ पहुंचे, ठीक है, और एच मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। एच तो मेरा जीरो हो गया पॉइंट बी पर, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि यहाँ पे आई का एक वैल्यू आपको मिल रहा है ठीक ठाक। जैसे आप देख रहे हो ओ से लेके बी तक आपको आई का एक वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो आई मेरा जीरो नहीं हुआ, एच तो हम जीरो कर दिए घटा घटा करके, यानी हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिए स्लो कर करके, वो जीरो हो गया, बट मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, ये जीरो नहीं हुआ। यही देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि एक बार ये मैग्नेटाइज हो गया ना, तो फिर इसको बहुत मुश्किल है डीमैग्नेटाइज करना। तो हम क्या देखते हैं, ये डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, इवन मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है एच जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। ओके, इस पॉइंट बी को आप अच्छे से देख सकते हो कि पॉइंट बी का कंडीशन ये है कि यहाँ पे एच तो जीरो है, ठीक है, एच हमारा क्या है, एच का वैल्यू जो है वो आपका जीरो है, ठीक है, बट आपका आई जो है स्टिल नॉट जीरो है, बल्कि आई का एक वैल्यू है वो है ओबी। तो इस का जो ओबी जो लेंथ आपको मिल रहा है ना, मतलब आपको जो यहाँ पे पॉइंट बी पे जो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी होता है, ठीक है, व्हेन एच इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव still there is intensity of magnetization in the ferromagnetic material and that value is called retentivity। तो ये आपका retentivity है, ठीक है। ओके, तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे अच्छे से तो इस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ग्राफ है वो h वर्सेस i है। तो ये आपको ये जो पॉइंट b है ये क्या है, ये है 0, OB, ठीक है। h का वैल्यू तो 0 हो गया, बट हमारा इंटेंसिटी अभी भी एक वैल्यू पे है OB पे, और वो आपका रिटेंटिविटी कहला रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखो कि जो मेरा आई मैक्सिमम है, ठीक है, आई मैक्सिमम का है पॉइंट ए पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे क्या कहलाता है, ये सैचुरेट है, इससे ज्यादा उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं आएगा, ठीक है। और आई व्हेन एच इक्वल टू जीरो, मतलब जब मैं एच को जीरो कर देता हूं पॉइंट बी पर, तो जो आई की वैल्यू बच रही है वो क्या है, वो रिटेंटिविटी कहलाता है, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब टर्म्स को आपको याद रखना है, ओके। अच्छा, अब देखिए, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा आई भी जीरो हो जाए, तो हम लोग फर्दर क्या करते हैं कि फर्दर जो है एच पर थोड़ा काम करते हैं और एच को निगेटिव वैल्यू की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं और अब आ गया पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे क्या हुआ, एच मेरा कुछ निगेटिव वैल्यू पे आ गया, आप देख रहे हो ना, ओ सी, ये आपका एच एक्सिस के अलोंग वैल्यू है। तो कुछ हम निगेटिव वैल्यू, एच को मैंने कुछ निगेटिव कर दिया, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका मैंने कुछ निगेटिव वैल्यू लिया। तो वहां पे अब हम देखते हैं कि और एच को कम करने से निगेटिव की तरफ क्या होता है, अब यहाँ सी पे आकर के क्या हो रहा है, आई जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एच का आपका निगेटिव वैल्यू है, एच नॉट, ठीक है, और यहाँ पे आई क्या हो जा रहा है, आई मेरा जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो जब आई जीरो हो जाए, ठीक है, आई अगर जीरो होता है तो उस टाइम हम एच को कितना निगेटिव कर रहे हैं, तो ये मेरा बताएगा क्या, ये मेरा बताएगा ये ओसी, ये जो ओसी है ये बता रहा है कि आप कितना एच को निगेटिव कर रहे हो, कि आपका आई जीरो हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है, कोरेसिविटी। कब, एच की वो वैल्यू जिसपे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड of a ferromagnetic material when intensity of magnetization get reduced is called corrosivity, ठीक है, कोरेसिविटी, इसको हम लोग कोरेसिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आकर के हम कह सकते हैं ना कि अब मेरा मटेरियल क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे इंटेंसिटी आपका जीरो हो गया है, तो यहाँ पे आपका मटेरियल क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया।
यहाँ पे देखिए ए पे आपने मैक्सिममली इसको मैग्नेटाइज कर दिया था, ठीक है। ए पे क्या था, ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया था, मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड। अब फिर ये कहाँ पे आके डीमैग्नेटाइज हुआ है, तो हम पहले एच को घटाए, जीरो किए तो कुछ नहीं हुआ, निगेटिव किए तो आकर के सी पर ये क्या हो रहा है आपका, ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज होने के लिए इसको ए से सी तक का ग्राफ से पूरा आपका स्टडी हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा क्या हुआ, मेरा ए पे ये मैग्नेटाइज्ड हुआ, ठीक है, फुल्ली सैचुरेट हुआ, फिर ये आकर के अब सी पे क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग एच को कुछ और निगेटिव करते हैं, ठीक है, एच का वैल्यू को कुछ और माइनस करते हैं, कुछ और कम करते हैं, तो एच मेरा कुछ और निगेटिव हुआ और यहां से हम लोग सी से आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए डी पे पहुंच गया, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम निगेटिव साइड में एच को मैक्सिमम किए हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे धीरे धीरे आपका आई भी निगेटिव की तरफ आ रहा है और आई आपका अब नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आई का वैल्यू माइनस जो हमारा आई एक्सिस होगा उधर की तरफ मिल रहा है, यानी अब क्या हो रहा है, अब फिर से ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो रहा है, कह सकते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एच को और कम करते हैं माइनस की तरफ, तो क्या होता है, अगेन ये डीमैग्नेटाइज होने के बाद क्या होता है, मैग्नेटाइज होना शुरू होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद आप फिर देखोगे कि जैसे जैसे फिर आप एच को, ठीक है, अब आप चूंकि निगेटिव में वो मैक्सिमम था, अब उसको आप बढ़ाते हुए जीरो पे लाते हो, तो जैसे ही आपका फिर एच जो है पॉइंट ई पे जीरो होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमको वहां पे इंटेंसिटी जो है ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ मिल रहा है और वो निगेटिव ओई के ओई है, ठीक है, निगेटिव एक्सिस की तरफ। यानी अब क्या हुआ कि फिर एक बार मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, एच को फिर हम निगेटिव की तरफ बढ़ाया तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, अब फिर वहां से फिर से जब एच को जीरो करने की कोशिश किए तो फिर से क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ही कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज नजर आ रहा है, ठीक है। फर्दर फिर एच को हम पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, और हम एफ तक आते हैं, तो एफ पर जब मेरा वैल्यू पहुंचता है तो फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ओ एफ, ठीक है, क्या होता है, यहां पे आकर के आपका आई जीरो हो जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी जो ये मैग्नेटाइज हुआ था वो आकर के फिर एच के इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज होता है और फिर से यहाँ का प्रोसेस तो वही होगा जो उसके शुरू में किए थे। इस तरह से ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है और मैं आपको जैसा दिखा रहा हूँ कि ए पे आपको जो है मैग्नेटाइज हुआ था, ठीक है, मैक्सिममली, फिर सी पे डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर ये चैनल आगे बढ़ा और फिर ये मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम आपका मैग्नेटाइजेशन है वो डी तक जाता है और फिर से ये डीमैग्नेटाइज होता है आपका एफ पर, ठीक है, आकर के। तो ये जो साइकिल है ना, ए सी डी एफ, ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये जो साइकिल है ये प्रॉपरली चलता रहेगा अगर हम लोग एच और आई पे हम लोग काम करते रहें, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ अगर हम एच और आई का वैल्यू को आपस में ये करते रहते हैं तो एक बार अगर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपका मैग्नेटाइज हो गया तो आप उसको मैग्नेटाइज रख सकते हो, ठीक है। तो ये बता रहा है पूरा, ये हिस्टेरेसिस लूप है, इसका डिटेल आपको पूरा पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, उसमें भी आप जाकर के इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ग्राफ है, ठीक है, ए से स्टार्ट होकर के बी सी डी ई एफ होकर के फिर ए पे, यानी कि ये कंप्लीट साइकिल को बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ में देखो रिमार्क्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है, जैसे पहला नंबर क्या, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, ठीक है। तो ये सब आपको जानना है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे चलता है। जैसा कि आप देख रहे हो ना कि हम लोग क्या किए थे, हम लोग एच को जो है पॉजिटिव किए, मैक्सिमम किए, ठीक है, तो आई भी क्या हो गया, पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया, ठीक है। फिर हम लोग एच को घटाना शुरू किए और एच जब हम जीरो कर दिए तब भी उसमें आई का वैल्यू था, तब भी उसमें कुछ ना कुछ आई का पॉजिटिव वैल्यू था, ठीक है। फिर हम एच को कुछ नेगेटिव वैल्यू पे लेके आए, तब भी मेरा आई क्या हो गया, आई मेरा आकर के वहां पे जीरो हुआ, एक प्रॉपर निगेटिव वैल्यू पे, ठीक है। फिर हम इसका निगेटिव वैल्यू को हम एक मैक्सिमम पोजीशन पे ले गए, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे मेरा इंटेंसिटी भी निगेटिव वैल्यू है, बट क्या है, बट अब हर केस में आप देखिएगा ना, जैसे एच से इसका वैल्यू कम मिलेगा, जो भी एच का वैल्यू है वो उससे कम मिलेगा, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग जब घटाते हैं और एच को जीरो कर देते हैं तो अभी तक उसमें आई क्या है, बचा हुआ है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे पीछे है, लैगिंग बिहाइंड एच होता है, ठीक है।
अब आप ये भी देखोगे कि फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ एच आई इज नॉट यूनिक, ठीक है। मतलब हम एच का कोई एक वैल्यू फिक्स कर दें और बोलें कि वहां पर आई का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो ये आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब आप हिस्टैरिसीस लूप को देखते हो तो आपको यहाँ से दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप इसको देखो, ठीक है। कि हम लोग अगर बात करें कि मैं कोई वैल्यू लेता हूँ एच नॉट, तो आप देखिए कि एच नॉट अगर हम एच का कोई वैल्यू लिए हैं, एक फिक्स वैल्यू, तो इस एच नॉट के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसमें आपको दो वैल्यू मिलेगा। एक तो आपको देखो यहाँ पे ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। और इसी एच नॉट के लिए ऊपर के ग्राफ से देखिएगा तो ये वैल्यू मिल रहा है। मतलब एक फिक्स एच नॉट के लिए आई का दो वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपको एच दे दिया गया है तो आप आई बता दीजिए, वहां पे आई कौन सा होगा ये हम लोग फाइनली नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर क्या है, आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। होता क्या है कि देखो हम लोग इन जनरल जानते हैं ना कि आई क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक है, मटेरियल के लिए। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आई होता है आपका जीटा एच, ठीक है, जीटा एच। बट यहाँ पे जो जीटा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये क्या होता है, ये 1 से काफी बड़ा होता है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए जो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है आई और एच के केस में, ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उस तरह से काम नहीं करता जैसे कि हम लोग इन जनरल जो है किसी मटेरियल के लिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आई डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री ऑफ सैंपल, ठीक है। जो आपका जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो ये उसके सैंपल पे डिपेंड करेगा कि कब जो है आपने एच को कैसा किया था, ठीक है। अच्छा, फाइनली ये कि जो एरिया है, जो हिस्टैरिसीस लूप का पूरा एरिया मिलता है, ये क्या बतलाता है, तो ये बतलाता है इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। आप जो मैग्नेटाइजेशन कर रहे हो तो हर साइकिल में, मैग्नेटाइजेशन के हर साइकिल में कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है जी। तो देखिए वर्ड टू वर्ड अगर आप चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैंने जो आपको एक और बुकलेट दिया है मैग्नेटिज्म 2 का, तो उसमें आपको ये हिस्टैरिसीस का वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा। और इसमें आपको सारे प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो हमको ये समझना जरूरी है कि कौन सा टर्म जो है वो किस लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है डिटेल में, वो लूप आप देख पा रहे हो, वही लूप है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम रिमूव कर देते हैं, यानी एच को जीरो कर देते हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, इस पॉइंट सी पर मेरा एच जीरो हो गया है। तो एच जीरो करने के बावजूद भी इसमें जो ओसी का वैल्यू है वो ये दिखला रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, पॉजिटिव इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। इधर आपका आई है, इधर आपका एच है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो अलाइनमेंट है वो अभी भी along द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि एच को जीरो कर देने से भी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डोमेन रिमेन्स अलाइन इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि जो ऑलरेडी जो मैग्नेटाइज था आपका मटेरियल वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, इवन के मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट सी पे जो हमको मिल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कि जैसे आप बोलते हो रेसिड्यू किसको कहा जाता है कि जिसमें कि कुछ ना कुछ हमको बच जाता है। तो हम एच को जीरो किए हैं फिर भी मेरा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बच गया है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए द लैक ऑफ रिट्रैक्टिबिलिटी एज सोन इन फिगर इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस, ठीक है। तो ये जो रिट्रैक्टिबिलिटी का जो लैक है, ठीक है, उसको पूरा इस फिगर से दिखलाया गया है जिसको हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। और इस कर्व को क्या बोला जाता है, हिस्टैरिसीस लूप बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए वेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इंक्रीज, जिस हम तो बता दिया आपको कि जैसे जैसे एच बढ़ाया जाता है फ्रॉम ओ से तो क्या होता है आपका आई भी बढ़ता है, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है। और फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। इस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सैचुरेशन वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। फिर जब एच को रिड्यूस किया जाता है तो जैसे जैसे एच कम होता है आई भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एच को जीरो कर देते हैं तो हम देखते हैं कि आई मेरा जीरो नहीं होता बल्कि कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा होता है। तो यहाँ पे एक हमको रेसिड्यू या कहो कि रिमाइंडर वैल्यू मिला जो कि बच गया। तो इस ओसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या तो रिटेंटिविटी, ठीक है। ये सब हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप रिटेंटिविटी का डेफिनेशन देखोगे तो फाइनली ये होगा कि रिटेंटिविटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैग्नेटिज्म या कहो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आई जो है इसको सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है मैग्नेटिज्म, ज्यादा बेटर है कि आप लिखना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। So the property by virtue of which the intensity of magnetization remains in a material even on the removal of magnetizing field, that means H, is called retentivity, ठीक है। तो सिंपल सा ये समझना है आपको, रटने का भी कोई जरूरत नहीं है कि हम H को जब जीरो कर देते हैं, ठीक है, H को जीरो करने के बाद भी मेरा I कुछ ना कुछ बच जाता है, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू OC है फिगर में, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है जी। फिर मैंने ये बताया कि फिर जब H को रिवर्स किया जाता है तो क्या होता है, फिर से आपको मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। पहले जो मटेरियल है वो आपका पॉइंट D पर आकर के क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम रिवर्स करते हैं तो एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है आपका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करता है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है आपका जो I है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप सुधार लेना, मैं सुधार देता हूँ। फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ H I बिकम्स जीरो, यहाँ पे लिख दीजिएगा I, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ H पे क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। इस पॉइंट D की बात कर रहे हैं कि H मेरा कुछ नेगेटिव वैल्यू को कवर किया, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, यानी अब आपका जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो गया है, ठीक है। तो H के जिस रिवर्स वैल्यू पर ये डीमैग्नेटाइज होता है, उस रिवर्स वैल्यू को, वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू OD होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है। तो सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से समझ करके कर लेना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोरेसिविटी, ठीक है। ये सब हम ऊपर ही बताए थे शॉर्ट में, यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे देख लो, ठीक है। तो कोरेसिविटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द मैक्सिमम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब हुआ क्या था, अब बात समझिए, हुआ ये था कि जब हम H को जीरो किए थे तो मेरा I जीरो नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि I क्या था, I एक पॉजिटिव वैल्यू था, OC था, ठीक है, I एक OC था। तो इस I को जीरो करने के लिए हम लोग फिर क्या किए, H को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में घटाए, ठीक है, और हम एक जो है H का एक हम मैक्सिमम वैल्यू तय किए रिवर्स डायरेक्शन में एट पॉइंट D तक कह सकते हो, जहां पे आकर के I आपका जीरो हो गया। तो ये जो मैक्सिमम H आपने अप्लाई किया रिवर्स डायरेक्शन में कि आपका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, ये जो OC था, ये घट के जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी, ठीक है, कोर्सिविटी बोलते हैं। तो आपको समझ ये रखना कि जो कोर्सिविटी है वो क्या है, वो एक्चुअली H का मैक्सिमम वैल्यू है रिवर्स डायरेक्शन में, जहां पर के मटेरियल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो इस वैल्यू को H इक्वल टू OC को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी, ठीक है। H इक्वल टू OD को बोलेंगे, यहाँ सुधार लीजिएगा, OD होगा ना। आप फिगर में देख सकते हो कि H का जो वैल्यू है निगेटिव डायरेक्शन में वो क्या है, वो आपका यहाँ पे OD है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, O से लेके D तक, राइट। यहाँ पे आप इसको OD कर दीजिएगा। क्लियर है। तो सारी बातें ऊपर ही वाली हैं, बट डेफिनेशन यहाँ पे कुछ आ गया है। तो अब क्या बोलता है, सो द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग ए मटेरियल कंप्लीटली बाय अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन ए नेगेटिव डायरेक्शन is defined as coercivity. Okay, coercivity assesses the softness और हार्डनेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो है ना, ये जो है इस बात को बतलाता है कि मटेरियल कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है, ठीक है। सो कोर्सिविटी सिग्निफाइज मैग्नेटिक हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए सबस्टांस। तो ये आप समझ करके रखिएगा, ये जो कोर्सिविटी है ना, ये जितना जो है आपका ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही हार्ड होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये जो हमारा कोर्सिविटी है, कोर्सिविटी, ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका मटेरियल हार्ड होगा, ठीक है, और कम होगा तो मटेरियल आपका क्या होगा, सॉफ्ट होगा। यहाँ पे ये बात देखो लिखा हुआ है कि अगर आप हार्ड सबस्टांस की बात करते हैं लाइक दैट स्टील, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई कोर्सिविटी होता है। और अगर आप सॉफ्ट सब्सटेंस की बात करते हो लाइक दैट सॉफ्ट आयरन, तो इसमें क्या होता है, इसमें लो कोर्सिविटी होता है, ठीक है।
अच्छा, अब आगे देखो क्या है, व्हेन फील्ड एच इज फर्दर इंक्रीज, फिर मैंने आपको बताया कि एक बार वो डीमैग्नेटाइज हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, आई 0 हो गया, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम एच को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी फिर क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है, यानी फिर से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो सैचुरेशन तक जाता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में एट द पॉइंट ई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर से हम लोग जब एच को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और तो हमारा फिर से वो आई का वैल्यू बढ़ने लगता है बट अपोजिट डायरेक्शन में, और फाइनली ये ई पर आता है। तो एक सैचुरेशन आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मिला था, एक आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आकर के निगेटिव वैल्यू ऑफ आई, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। फिर से हम लोग जो एच को करते हैं, ठीक है, एच को हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा उसको हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट पे आकर के वो क्या हो जाता है, अगेन यहाँ पे आई का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एच का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आई आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और फिर से हम लोग जब एच को एक पॉजिटिव वैल्यू तक लेकर के जाते हैं तो वहां पे आई मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये साइकिल चलता चलता है जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो वही सारी बातें एक बार फिर से लिखी हुई हैं, बार बार बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, व्हेन एच इज डिक्रीज टू 0 द चेंज एंड चेन डायरेक्शन इन स्टेप्स वी गेट द पार्ट ई एफ जी बी, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस तरीके से एक साइकिल आपका बन जाता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच, जिसको कि आप यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी बी, मतलब पॉइंट जो है ना, जो भी आपका वर्टेक्स पॉइंट है उससे आप इसको डिनोट कर रहे हो। तो वही ऊपर वाली चीजें हैं, नई चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्यूरी लॉ है, क्यूरी लॉ भी आपका जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो बोलता है द मैग्नेटिक susceptibility of a paramagnetic substance in inversely proportional to its absolute temperature, ठीक है। ये जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, ये आपका जीटा, ये जो होता है ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, जीटा इक्वल टू सी बाई टी लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी को कांस्टेंट कहा जाता है, ये आपका क्यूरी कांस्टेंट है, और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली क्या है, जो ससेप्टिबिलिटी है जीटा है वो क्या होगा, वो घटता जाएगा, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो आपका क्या होगा, वो आपका घटेगा, और अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना फेरोमैग्नेटिक में ये जो है बिहेवियर काम नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक में जो जीटा होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होता है, वो क्या होता है, वो फार ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। वहां पे क्यूरी लॉ आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, द टेम्परेचर अबव which a ferromagnetic material behaves like a paramagnetic material is defined as Curie temperature। अब देखो, अब हम ये चाहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी मेरा ये फॉर्मूला काम करे, तो वो तब करेगा जब आप टेम्परेचर को काफी हाई करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को आप काफी हाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जीटा का वैल्यू घटेगा, और जो बहुत बड़ा फिगर था फेरोमैग्नेटिक के लिए वो घट के अगर पैरामैग्नेटिक के रेंज में आ जाता है तो अब आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे वो आपका जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक में बिहेव करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर को हम लोग देखो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जीटा घटेगा। तो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आपका जीटा इस रेंज में आ जाएगा कि अब वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। तो बहुत ज्यादा अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं और इनफाइनाइट कर देते हैं तो जीटा बहुत कम हो जाएगा, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। इतना ही टेम्परेचर इनफ होगा जितना में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में आ जाए, ठीक है, जीटा। तो जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ ए सब्सटेंस सडनली वैनिसेस, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, और फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसको हम लोग एज ए पैरामैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और बातें हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और पैरामैग्नेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है आपका वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसके लिए कि हमको क्या चाहिए होगा, हाई रिटेंटिविटी चाहिए होगा। ध्यान दीजिएगा, रिटेंटिविटी हाई होगा ना तब वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो है जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जो
कोर्सिविटी होता है वो लो होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट का क्या होता है, लो होता है। इसी तरीके से जो परमानेंट आपका मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील से बना रहता है, ठीक है। इसका वजह यह है कि जो स्टील है हमारा वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, और इसलिए उसका हाई कोर्सिविटी होगा, ठीक है, और उसका हाई रिटेंटिविटी भी होगा। तो याद रखिएगा कि जो स्टील है उसका रिटेंटिविटी भी हाई होता है और कोर्सिविटी भी हाई होता है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है, वो क्या होगा, वो इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, इज ग्रेटर, ज्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में चूंकि आपका रिटेंटिविटी तो हाई होता है बट कोर्सिविटी आपका लो होता है, ठीक है, कोर्सिविटी, इसलिए क्या होता है इसमें आपका एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप लो रहता है, इसमें एरिया क्या होता है, कम मिलता है आपको, ठीक है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, ये आपका लो होता है, कम होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें हाई होता है। तो अगर आपको बोलेगा कि कौन सा मटेरियल होगा जिसमें हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ज्यादा होगा, तो वो होगा आपका स्टील, ठीक है, और किसमें कम होगा तो वो होगा आपका सॉफ्ट आयरन, ठीक है। ये सब आपको समझना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, ठीक है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और हम लोग अब जब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये और भी ज्यादा आपको क्वेश्चन करने से क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पे आपको किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था हम लोगों का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
तो देखिए वर्ड टू वर्ड अगर आप चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैंने जो आपको एक और बुकलेट दिया है मैग्नेटिज्म 2 का, तो उसमें आपको ये हिस्टेरेसिस का वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा, और इसमें आपको सारे प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो हमको ये समझना जरूरी है कि कौन सा टर्म जो है वो किस लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है डिटेल में, वो लूप आप देख पा रहे हो, वही लूप है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम रिमूव कर देते हैं, यानी एच को जीरो कर देते हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, इस पॉइंट सी पर मेरा एच जीरो हो गया है। तो एच जीरो करने के बावजूद भी इसमें जो ओसी का वैल्यू है वो ये दिखला रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, पॉजिटिव इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। इधर आपका आई है, इधर आपका एच है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो अलाइनमेंट है वो अभी भी along द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि एच के जीरो कर देने से भी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डोमेन रिमेन्स अलाइन इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि जो ऑलरेडी जो मैग्नेटाइज था आपका मटेरियल वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, इवन के मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट सी पे जो हमको मिल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कि जैसे आप बोलते हो रेसिड्यू किसको कहा जाता है, कि जिसमें कि कुछ ना कुछ हमको बच जाता है। तो हम एच को जीरो किए हैं, फिर भी मेरा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बच गया है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, द लैक ऑफ रिट्रैक्टिबिलिटी एज सोन इन फिगर इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो ये जो रिट्रैक्टिबिलिटी का जो लैक है, ठीक है, उसको पूरा इस फिगर से दिखलाया गया है, जिसको हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और इस कर्व को क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, वेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इंक्रीज, जिस हम तो बता दिया आपको कि जैसे जैसे एच बढ़ाया जाता है फ्रॉम ओ से, तो क्या होता है, आपका आई भी बढ़ता है, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है। और फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। इस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सैचुरेशन वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। फिर जब एच को रिड्यूस किया जाता है, तो जैसे जैसे एच कम होता है आई भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एच को जीरो कर देते हैं तो हम देखते हैं कि आई मेरा जीरो नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा होता है। तो यहाँ पे एक हमको रेसिड्यू या कहो कि रिमाइंडर वैल्यू मिला जो कि बच गया। तो इस ओसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या तो रिटेंटिविटी, ठीक है। ये सब हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप रिटेंटिविटी का डेफिनेशन देखोगे तो फाइनली ये होगा कि रिटेंटिविटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैग्नेटिज्म या कहो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आई जो है इसको सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है मैग्नेटिज्म, ज्यादा बेटर है कि आप लिखना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स इन a material even on the removal of magnetizing field, that means H is called retentivity, ठीक है। तो सिंपल सा ये समझना है आपको, रटने का भी कोई जरूरत नहीं है कि हम H को जब जीरो कर देते हैं, ठीक है, H को जीरो करने के बाद भी मेरा I कुछ ना कुछ बच जाता है, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू OC है फिगर में। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है जी। फिर मैंने ये बताया कि फिर जब एच को रिवर्स किया जाता है तो क्या होता है, फिर से आपको मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। पहले जो मटेरियल है वो आपका पॉइंट डी पर आकर के क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम रिवर्स करते हैं तो एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, आपका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करता है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, आपका जो आई है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप सुधार लेना, मैं सुधार देता हूँ। फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच आई बिकम्स जीरो, यहाँ पे लिख दीजिएगा आई, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच पे क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। इस पॉइंट डी की बात कर रहे हैं कि एच मेरा कुछ नेगेटिव वैल्यू को कवर किया, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, यानी अब आपका जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो गया है, ठीक है। तो एच के जिस रिवर्स वैल्यू पर ये डीमैग्नेटाइज होता है, उस रिवर्स वैल्यू को, वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू ओडी होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से समझ करके कर लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोरेसिविटी, ठीक है। ये सब हम ऊपर ही बताए थे शॉर्ट में, यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे देख लो, ठीक है। तो कोरेसिविटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द मैक्सिमम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब हुआ क्या था, अब बात समझिए। हुआ ये था कि जब हम एच को जीरो किए थे तो मेरा आई जीरो नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि आई क्या था, आई एक पॉजिटिव वैल्यू था ओसी,
ओसी था, ठीक है, आई एक ओसी था। तो इस आई को जीरो करने के लिए हम लोग फिर क्या किए, एच को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में घटाए, ठीक है, और हम एक जो है एच का एक हम मैक्सिमम वैल्यू तय किए रिवर्स डायरेक्शन में एट पॉइंट डी तक कह सकते हो, जहां पे आकर के आई आपका जीरो हो गया। तो ये जो मैक्सिमम एच आपने अप्लाई किया रिवर्स डायरेक्शन में कि आपका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, ये जो ओसी था, ये घट के जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी, ठीक है, कोर्सिविटी बोलते हैं। तो आपको समझ चाहिए रखना कि जो कोर्सिविटी है वो क्या है, वो एक्चुअली एच का मैक्सिमम वैल्यू है रिवर्स डायरेक्शन में, जहां पर के मटेरियल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इस वैल्यू को एच इक्वल टू ओसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिसिविटी, ठीक है, एच इक्वल टू ओडी को बोलेंगे, यहाँ सुधार लीजिएगा, ओडी होगा ना। आप फिगर में देख सकते हो कि एच का जो वैल्यू है निगेटिव डायरेक्शन में वो क्या है, वो आपका यहाँ पे ओडी है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ओ से लेके डी तक, राइट, यहाँ पे आप इसको ओडी कर दीजिएगा, क्लियर है। तो सारी बातें ऊपर ही वाली हैं, बट डेफिनेशन यहाँ पे कुछ आ गया है। तो अब क्या बोलता है, सो द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग ए मटेरियल कंप्लीटली बाय अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन ए नेगेटिव डायरेक्शन is defined as coercivity. Okay, coercivity assesses the softness और हार्डनेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो है ना, ये जो है इस बात को बतलाता है कि मटेरियल कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है, ठीक है। सो कोर्सिविटी सिग्निफाइज मैग्नेटिक हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए सबस्टांस। तो ये आप समझ करके रखिएगा, ये जो कोर्सिविटी है ना, ये जितना जो है आपका ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही हार्ड होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये जो हमारा कोर्सिविटी है, कोर्सिविटी, ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका मटेरियल हार्ड होगा, ठीक है, और कम होगा तो मटेरियल आपका क्या होगा, सॉफ्ट होगा। यहाँ पे ये बात देखो लिखा हुआ है कि अगर आप हार्ड सबस्टांस की बात करते हैं लाइक दैट स्टील, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई कोर्सिविटी होता है। और अगर आप सॉफ्ट सब्सटेंस की बात करते हो लाइक दैट सॉफ्ट आयरन, इसमें क्या होता है, इसमें लो कोर्सिविटी होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या है, व्हेन फील्ड एच इज फर्दर इंक्रीज, फिर मैंने आपको बताया कि एक बार वो डीमैग्नेटाइज हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, आई जीरो हो गया, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम एच को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी फिर क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है, यानी फिर से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो सैचुरेशन तक जाता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में एट द पॉइंट ई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर से हम लोग जब एच को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और तो हमारा फिर से वो आई का वैल्यू बढ़ने लगता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, और फाइनली ये ई पर आता है। तो एक सैचुरेशन आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मिला था, एक आपको निगेटिव क्वाड्रेंट में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आकर के निगेटिव वैल्यू ऑफ आई, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। फिर से हम लोग जो एच को करते हैं, ठीक है, एच को हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा उसको हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट पे आकर के वो क्या हो जाता है, अगेन यहाँ पे आई का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आई आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और फिर से हम लोग जब एच को एक पॉजिटिव वैल्यू तक लेकर के जाते हैं, तो वहां पे आई मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये साइकिल चलता चलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो वही सारी बातें पर फिर से लिखी हुई हैं, बार बार बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, व्हेन एच इज डिक्रीज टू जीरो द चेंज एंड चेन डायरेक्शन इन स्टेप्स वी गेट द पार्ट ई एफ जी बी, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस तरीके से एक साइकिल आपका बन जाता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच, जिसको कि आप यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी बी, मतलब पॉइंट जो है ना, जो भी आपका वर्टेक्स पॉइंट है उससे आप इसको डिनोट कर रहे हो। तो वही ऊपर वाली चीजें हैं, नई चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्यूरी लॉ है, क्यूरी लॉ भी आपका जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है, क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो बोलता है द मैग्नेटिक susceptibility of a paramagnetic substance in inversely proportional to its absolute temperature, ठीक है। ये जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, ये आपका जीटा, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, जीटा इक्वल टू सी बाई टी लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी को कांस्टेंट कहा जाता है, ये आपका क्यूरी कांस्टेंट है, और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली क्या है, जो ससेप्टिबिलिटी है, जीटा है, वो क्या होगा, वो घटता जाएगा, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो आपका क्या होगा, वो आपका
घटेगा, और अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना फेरोमैग्नेटिक में ये जो है बिहेवियर काम नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक में जो जीटा होता है, जो सब्सटिबिलिटी होता है, वो क्या होता है, वो फार ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, वहां पे क्यूरी लॉ आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या है, द टेम्परेचर अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज क्यूरी टेम्परेचर। अब देखो, अब हम ये चाहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी मेरा ये फॉर्मूला काम करे, तो वो तब करेगा जब आप टेम्परेचर को काफ़ी हाई करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को आप काफ़ी हाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जीटा का वैल्यू घटेगा, और जो बहुत बड़ा फिगर था फेरोमैग्नेटिक के लिए वो घट घट के अगर पैरामैग्नेटिक के रेंज में आ जाता है, तो अब आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे वो आपका जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक में बिहेव करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर को हम लोग देखो बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जीटा घटेगा, तो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आपका जीटा इस रेंज में आ जाएगा कि अब वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं और इनफाइनाइट कर देते हैं तो जीटा बहुत कम हो जाएगा, तो उतना करने का जरूरत नहीं है, इतना ही टेम्परेचर इनफ होगा जितना में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में आ जाए। ठीक है, जीटा, तो जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ ए सब्सटेंस सडनली वैनिसेस। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, और फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसको हम लोग एज ए पैरामैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बातें हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और पैरामैग्नेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है आपका वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसके लिए कि हमको क्या चाहिए होगा, हाई रिटेंटिविटी चाहिए होगा। ध्यान दीजिएगा, रिटेंटिविटी हाई होगा ना, तब वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो है जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जो कोर्सिविटी होता है वो लो होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट का क्या होता है, लो होता है। इसी तरीके से जो परमानेंट आपका मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील से बना रहता है। ठीक है, इसका वजह यह है कि जो स्टील है हमारा वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, और इसलिए उसका हाई कोर्सिविटी होगा। ठीक है, और उसका हाई रिटेंटिविटी भी होगा। तो याद रखिएगा कि जो स्टील है उसका रिटेंटिविटी भी हाई होता है और कोर्सिविटी भी हाई होता है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है, वो क्या होगा, वो इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इज ग्रेटर, ज्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में चूंकि आपका रिटेंटिविटी तो हाई होता है बट कोर्सिविटी आपका लो होता है। ठीक है, कोर्सिविटी, इसलिए क्या होता है इसमें आपका एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप लो रहता है, इसमें एरिया क्या होता है, कम मिलता है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, ये आपका लो होता है, कम होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें हाई होता है। तो अगर आपको बोलेगा कि कौन सा मटेरियल होगा जिसमें हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ज्यादा होगा, तो वो होगा आपका स्टील। ठीक है, और किसमें कम होगा, तो वो होगा आपका सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये सब आपको समझना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। ठीक है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और हम लोग अब जब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने से क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पे आपको किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था हम लोगों का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, वर्ड टू वर्ड अगर आप चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैंने जो आपको एक और बुकलेट दिया है मैग्नेटिज्म 2 का, तो उसमें आपको ये हिस्टेरेसिस का वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा, और इसमें आपको सारे प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, बट डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो हमको ये समझना जरूरी है कि कौन सा टर्म जो है वो किस लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है डिटेल में, वो लूप आप देख पा रहे हो, वही लूप है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, तो अगर हम
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम रिमूव कर देते हैं, यानी एच को जीरो कर देते हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, इस पॉइंट सी पर मेरा एच जीरो हो गया है। तो एच जीरो करने के बावजूद भी इसमें जो ओसी का वैल्यू है वो ये दिखला रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, पॉजिटिव इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। इधर आपका आई है, इधर आपका एच है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो अलाइनमेंट है वो अभी भी along द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि एच के जीरो कर देने से भी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डोमेन रिमेन्स अलाइन इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि जो ऑलरेडी जो मैग्नेटाइज था आपका मटेरियल वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, इवन के मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट सी पे जो हमको मिल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कि जैसे आप बोलते हो रेसिड्यू किसको कहा जाता है, कि जिसमें कि कुछ ना कुछ हमको बच जाता है। तो हम एच को जीरो किए हैं, फिर भी मेरा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बच गया है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, द लैक ऑफ रिट्रैक्टिबिलिटी एज सोन इन फिगर इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो ये जो रिट्रैक्टिबिलिटी का जो लैक है, ठीक है, उसको पूरा इस फिगर से दिखलाया गया है, जिसको हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं। और इस कर्व को क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, वेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इंक्रीज, जिसे हम तो बता दिए आपको कि जैसे जैसे एच बढ़ाया जाता है फ्रॉम ओ से, तो क्या होता है, आपका आई भी बढ़ता है, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है। और फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। इस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सैचुरेशन वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। फिर जब एच को रिड्यूस किया जाता है तो जैसे जैसे एच कम होता है आई भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एच को जीरो कर देते हैं तो हम देखते हैं कि आई मेरा जीरो नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा होता है। तो यहाँ पे एक हमको रेसिड्यू या कहो कि रिमाइंडर वैल्यू मिला जो कि बच गया। तो इस ओसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या तो रिटेंटिविटी, ठीक है। ये सब हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप रिटेंटिविटी का डेफिनेशन देखोगे तो फाइनली ये होगा कि रिटेंटिविटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैग्नेटिज्म या कहो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आई जो है इसको सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है मैग्नेटिज्म, ज्यादा बेटर है कि आप लिखना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। So the property by virtue of which the intensity of magnetization remains in a material even on the removal of magnetizing field, that means H, is called retentivity, ठीक है। तो सिंपल सा ये समझना है, आपको रटने का भी कोई जरूरत नहीं है कि हम H को जब जीरो कर देते हैं, ठीक है, H को जीरो करने के बाद भी मेरा I कुछ ना कुछ बच जाता है। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू OC है फिगर में। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है जी। फिर मैंने ये बताया कि फिर जब एच को रिवर्स किया जाता है तो क्या होता है, फिर से आपको मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। पहले जो मटेरियल है वो आपका पॉइंट डी पर आकर के क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम रिवर्स करते हैं तो एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, आपका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करता है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, आपका जो आई है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप सुधार लेना, मैं सुधार देता हूँ। फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच आई बिकम्स जीरो, यहाँ पे लिख दीजिएगा आई, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच पे क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। इस पॉइंट डी की बात कर रहे हैं कि एच मेरा कुछ नेगेटिव वैल्यू को कवर किया, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, यानी अब आपका जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो गया है, ठीक है। तो एच के जिस रिवर्स वैल्यू पर ये डीमैग्नेटाइज होता है, उस रिवर्स वैल्यू को, वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू ओडी होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है। तो सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से समझ करके कर लेना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोरेसिविटी, ठीक है। ये सब हम ऊपर ही बताए थे शॉर्ट में, यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे देख लो, ठीक है। तो कोरेसिविटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द मैक्सिमम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब हुआ क्या था, अब बात समझिए। हुआ ये था कि जब हम एच को जीरो किए थे तो मेरा आई जीरो नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि आई क्या था, आई एक पॉजिटिव वैल्यू था, ओसी था, ठीक है। आई एक ओसी था। तो इस आई को जीरो करने के लिए हम लोग फिर क्या किए, एच को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में घटाए, ठीक है। और हम एक जो है एच का एक हम मैक्सिमम वैल्यू तय किए रिवर्स डायरेक्शन में, एट पॉइंट डी तक कह सकते हो, जहां पे आकर के आई आपका जीरो हो गया। तो ये जो मैक्सिमम एच आपने अप्लाई किया रिवर्स डायरेक्शन में, कि आपका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, ये जो ओसी था, ये घट के जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं
कोर्सिविटी, ठीक है। कोर्सिविटी बोलते हैं, तो आपको समझ ये रखना कि जो कोर्सिविटी है वो क्या है, वो एक्चुअली एच का मैक्सिमम वैल्यू है रिवर्स डायरेक्शन में, जहां पर के मटेरियल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो इस वैल्यू को H इक्वल टू OC को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी, ठीक है। H इक्वल टू OD को बोलेंगे, यहाँ सुधार लीजिएगा, OD होगा ना। आप फिगर में देख सकते हो कि H का जो वैल्यू है निगेटिव डायरेक्शन में वो क्या है, वो आपका यहाँ पे OD है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, O से लेकर D तक, राइट। यहाँ पे आप इसको OD कर दीजिएगा। क्लियर है। तो सारी बातें ऊपर ही वाली हैं, बट डेफिनेशन यहाँ पे कुछ आ गया है। तो अब क्या बोलता है, सो द प्रोसेस ऑफ magnetizing a material completely by applying magnetizing field in a negative direction is defined as coercivity. Okay, coercivity assesses the softness और हार्डनेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो है ना, ये जो है इस बात को बतलाता है कि मटेरियल कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है, ठीक है। सो कोर्सिविटी सिग्निफाइज मैग्नेटिक हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए सबस्टांस। तो ये आप समझ करके रखिएगा, ये जो कोर्सिविटी है ना, ये जितना जो है आपका ज्यादा होगा मटेरियल उतना ही हार्ड होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये जो हमारा कोर्सिविटी है, कोर्सिविटी, ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका मटेरियल हार्ड होगा, ठीक है। और कम होगा तो मटेरियल आपका क्या होगा, सॉफ्ट होगा। यहाँ पे ये बात देखो लिखा हुआ है कि अगर आप हार्ड सबस्टांस की बात करते हैं लाइक दैट स्टील, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई कोर्सिविटी होता है। और अगर आप सॉफ्ट सबस्टांस की बात करते हो लाइक दैट सॉफ्ट आयरन, तो इसमें क्या होता है, इसमें लो कोर्सिविटी होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या है, व्हेन फील्ड H इज फर्दर इंक्रीज, फिर मैंने आपको बताया कि एक बार वो डीमैग्नेटाइज हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, I 0 हो गया, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम H को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी फिर क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है, यानी फिर से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो सैचुरेशन तक जाता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में एट द पॉइंट E, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर से हम लोग जब H को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और तो हमारा फिर से वो I का वैल्यू बढ़ने लगता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, और फाइनली ये E पर आता है। तो एक सैचुरेशन आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मिला था, एक आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आकर के नेगेटिव वैल्यू ऑफ I, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। फिर से हम लोग जो H को करते हैं, ठीक है, H को हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा उसको हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट पे आकर के वो क्या हो जाता है, अगेन यहाँ पे I का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे H का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो I आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और फिर से हम लोग जब H को एक पॉजिटिव वैल्यू तक लेकर के जाते हैं, तो वहां पे I मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये साइकिल चलता चलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो वही सारी बातें पर फिर से लिखी हुई हैं, बार बार बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, व्हेन H इज डिक्रीज टू 0 द चेंज एंड चेन डायरेक्शन इन स्टेप्स वी गेट द पार्ट EFGB, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस तरीके से एक साइकिल आपका बन जाता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच, जिसको कि आप यहाँ पे BCDEFGB, मतलब पॉइंट जो है ना, जो भी आपका वर्टेक्स पॉइंट है, उससे आप इसको डिनोट कर रहे हो। तो वही ऊपर वाली चीजें हैं, नई चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्यूरी लॉ है। क्यूरी लॉ भी आपका जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, बोलता है द मैग्नेटिक susceptibility of a paramagnetic substance in inversely proportional to its absolute temperature, ठीक है। ये जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, ये आपका जीटा, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, जीटा इक्वल टू C/T लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे C को कांस्टेंट कहा जाता है, ये आपका क्यूरी कांस्टेंट है, और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली क्या है, जो ससेप्टिबिलिटी है, जीटा है, वो क्या होगा, वो घटता जाएगा, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो आपका क्या होगा, वो आपका घटेगा, और अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना फेरोमैग्नेटिक में ये जो है बिहेवियर काम नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक में जो जीटा होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होता है, वो क्या होता है, वो फार ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। वहां पे क्यूरी लॉ आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, द टेम्परेचर अबव
which a ferromagnetic material behaves like a paramagnetic material is defined as Curie temperature। अब देखो, अब हम ये चाहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी मेरा ये फॉर्मूला काम करे, तो वो तब करेगा जब आप टेम्परेचर को काफ़ी हाई करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को आप काफ़ी हाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जीटा का वैल्यू घटेगा, और जो बहुत बड़ा फिगर था फेरोमैग्नेटिक के लिए वो घट घट के अगर पारामैग्नेटिक के रेंज में आ जाता है, तो अब आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पारामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे वो आपका जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पारामैग्नेटिक में बिहेव करेगा, उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पारामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर को हम लोग देखो बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जीटा घटेगा। तो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आपका जीटा इस रेंज में आ जाएगा कि अब वो पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं और इनफाइनाइट कर देते हैं तो जीटा बहुत कम हो जाएगा, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। इतना ही टेम्परेचर इनफ होगा जितना में ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर में आ जाए। ठीक है, जीटा, तो जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ ए सब्सटेंस सडनली वैनिसेस। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, और फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसको हम लोग एज ए पारामैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बातें हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और पारामैग्नेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है आपका वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसके लिए कि हमको क्या चाहिए होगा, हाई रिटेंटिविटी चाहिए होगा। ध्यान दीजिएगा, रिटेंटिविटी हाई होगा ना, तब वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो है जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जो कोर्सिविटी होता है वो लो होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट का क्या होता है, लो होता है। इसी तरीके से जो परमानेंट आपका मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील से बना रहता है। ठीक है, इसका वजह यह है कि जो स्टील है हमारा वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, और इसलिए उसका हाई कोर्सिविटी होगा। ठीक है, और उसका हाई रिटेंटिविटी भी होगा। तो याद रखिएगा कि जो स्टील है उसका रिटेंटिविटी भी हाई होता है और कोर्सिविटी भी हाई होता है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है, वो क्या होगा, वो इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इज ग्रेटर, ज्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में चूंकि आपका रिटेंटिविटी तो हाई होता है बट कोर्सिविटी आपका लो होता है। ठीक है, कोर्सिविटी, इसलिए क्या होता है इसमें आपका एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप लो रहता है, इसमें एरिया क्या होता है, कम मिलता है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, ये आपका लो होता है, कम होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें हाई होता है। तो अगर आपको बोलेगा कि कौन सा मटेरियल होगा जिसमें हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ज्यादा होगा, तो वो होगा आपका स्टील। ठीक है, और किसमें कम होगा, तो वो होगा आपका सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये सब आपको समझना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। ठीक है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और हम लोग अब जब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने से क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पे आपको किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था हम लोगों का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।